It is my strong and sincere hope that we will be able to review the outstanding restrictions and allow a more significant return to normality from November at the earliest, possibly in time for Christmas. We will be rolling out the biggest ever flu vaccination programme in the history of the UK. We will also, of course, give the NHS the resources it needs. And today I can confirm that we're providing an additional £3 billion of funding to the NHS in England to get ready for winter. Scotland, Wales and Northern Ireland will also receive additional funds. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ अहम मामलात के ऊपर बात करेंगे। यकीनी तौर पर जो लबनान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जो अब मौजूदा हालात हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे बरतानिया की और ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है यहाँ पर, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अब बज़ाहिर लग ये रहा है कि बरतानिया में बहुत बड़ी हद तक कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया है। जो अमवात की और केसेस की तादाद है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और उस पर दिन ब दिन उसमें जो है कमी हो रही है। यकीनी तौर पे ये खुशाइंद बात है और जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ जा रहे हैं और अगले माह यानी कि सितंबर से स्कूल्स भी खुल जाएंगे। उससे पहले हमने देखा रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, इबादत गाहें खुल चुकी हैं, जिम्स भी खुल चुके हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो लाइफ है वो नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बहरहाल एहतियात अभी भी ज़रूरी है और ख़ास तौर पे जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके मुतल्लिक तलकीन भी बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या लेटेस्ट सूरत हाल है मुल्क में कोरोना वायरस की और आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो कैसे होंगे। स्टूडियोज़ में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं मीर इकराम हुसैन साहब, हमारे प्रोग्राम का एक जो मुस्तकिल हिस्सा हैं यहाँ सिग्नेचर टॉक का, जबकि स्काइप के ज़रिए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इमरान गौहर, जीपी हैं और अक्सर इस्लाम चैनल उर्दू पर सेहत के हवाले से जो प्रोग्रामात हैं उसमें वो उसको कंडक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप भी मौजूद हैं हमारे साथ। आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। हमने देखा मामूलात जो हैं वो बहाल हो रहे हैं, स्कूल्स भी दोबारा खुल रहे हैं सितंबर से, तो क्या इस मौके पर ज़रूरी इक़दाम होने चाहिए आपकी नज़र में ताकि जो हालात हैं वो इसी तरह से कंट्रोल रहें और केसेस के तादाद खुदा न खास्ता दोबारा ना बढ़े। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। जी अगेन जो एडवाइस हम पिछले 5-6 महीने से दे रहे हैं उसी एडवाइस को रीएम्फसाइज करने की ज़रूरत है लोगों को। और एक चीज़ जो कि लोगों को याद रखने की वो ये है कि कोरोना वायरस चला नहीं गया है। इसको इस ख़तरे पे हमने एक लिड रख दी है, लेकिन स्टिल इससे जैसे कोई गर्म चीज़ होती है उस पर आप लिड रख दें लेकिन फिर भी भाप उसका निकल रहा होता है, तो उसी तरह की सिचुएशन है कि एक जो इंटेंसिटी थी वो तो इस वक्त हमें कम नज़र आ रही है, लेकिन ये ना समझें कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। तो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो 2-3 है वो जो याद रखने की हैं, क्योंकि अक्सर लोग बाहर जा रहे हैं अब
एक दूसरे से मिलजुल भी रहे हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2 मीटर्स की पॉसिबल, एटलीस्ट 1 मीटर एटलीस्ट, वेयर मास्क ऑल द टाइम व्हेन यू गो आउट, क्योंकि जो मास्क वेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर सारे लोग मास्क पहनेंगे तो ज़ाहिर है जो वायरस है उसका स्प्रेड सिग्निफिकेंटली कम होगा और उसके फैलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गैर ज़रूरी तौर पे बाहर जाना या गैर ज़रूरी तौर पे मेल-जोल या बिग गैदरिंग को अवॉइड ही करें तो बेहतर है। हमने देखा कि वीकेंड्स पे जबकि मौसम अच्छा होता है तो अक्सर लोगों ने बड़ी-बड़ी गैदरिंग्स अरेंज की हैं, इसको अवॉइड करें ताकि ये जो फैलाव है जो कि बड़ी मुश्किल से इस वक्त काबू पाया गया है जी। और ये दोबारा से शुरू ना हो जाए। और इस वक्त बहुत सारे एविडेंस ऐसे आ भी रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे रिसर्च हो रहा है, यानी दोबारा से इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमें बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है और ये ख़तरा अभी टला नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मीर इकराम साहब भी मौजूद हैं, उनको भी गुफ्तगू में शरीक करते हैं। मीर साहब, हमने देखा अभी रेस्टोरेंट्स भी खुल गए और पब्स भी खुल चुके हैं और वहाँ पे रश भी है, जिस तरह से अभी जो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी अनाउंस की हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, तो उसकी वजह से लोग और बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं और इसी वजह से कुछ तनकीद भी हो रही है, ख़ास तौर पे ये जो ईट आउट के नाम से है कि इस वजह से रश बढ़ रहा है। और यकीनी तौर पे जब रश है और अगर वहाँ पे हिफाजती इंतज़ामात उस तरह से ना हों तो ज़्यादा ख़तरा है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी फरमाया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही निशानदेही की आपने, लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इसका जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि चलो बहुत अरसे के बाद लोगों को मिलने का मौका मिल रहा है, बहुत ख़ानदान दोस्त अहबाब इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है। अब ख़तरात से तो गुज़र रहे हैं, जो इस वक्त पॉलिसीज़ समझ में आ रही हैं कि नॉर्मल हालात में भी लोग मर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मरना बंद कर देंगे, लोग मरेंगे और वो रेगुलर मरेंगे। तो कोरोना वायरस से भी मर रहे हैं, लेकिन अगर आप लॉकडाउन करेंगे, जिन्होंने मरना है उन्होंने मरना है, चाहे वो कोरोना से मरे या वैसे मरे। तो इसलिए ये जो खौफ सर पे तारी कर दिया गया है कि जो मर रहा है वो सिर्फ कोरोना से मर रहा है, ऐसा नहीं है। वो जिसकी अल्लाह ने लिख दिया वो उसने मरना है। अब क्योंकि इतने अरसे तक वो लॉकडाउन सिचुएशन रही, अब गवर्नमेंट अफोर्ड पहले वैसे भी नहीं करती, बिजनेस के बहुत ज़्यादा बिजनेस का लॉस हुआ, इकॉनमी का लॉस हुआ, तो गवर्नमेंट अभी इस मूड में नहीं है कि ख़ास तौर पे लंदन को दोबारा से लॉकडाउन करे, ऐसा कुछ नहीं। और वो लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी में भी लाना चाहते हैं, लेकिन मुकम्मल एहतियात के साथ। जहाँ तक ताल्लुक़ है लोगों की लापरवाही का या एहतियात ना करने का, जो हमारी कम्युनिटी है बहुत जिंदा दिल है, बहुत अच्छी है, वो मिलजुल के और खूब अच्छे से रहना चाहती है। तो कहीं ना कहीं लेकिन लापरवाही है, वो नज़र आती है। अगर आप किसी को कहें कि, क्योंकि डॉक्टर साहब मौजूद है, अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई ये कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा एहतियात करें और थोड़ा ध्यान करें, तो वो कहते हैं सब झूठ है, ये सब बहाने हैं, आप क्या समझ रहे हैं, वो मतलब नहीं मानते। लेकिन ये भी सच है कि आप ज़्यादा पाबंदियां भी ना लगाएं लोगों पे, उनको नॉर्मल रहने दें। तो दोनों सूरतों में ये ईट आउट की पॉलिसी अच्छी भी है, लेकिन एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। यकीनी तौर पे इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। डॉक्टर साहब, जो बहुत आज से नहीं कुछ अर्सा कबल से ही, जब से आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होने शुरू हुए, तो एक सेकंड वेव आने के बारे में भी गुफ्तगू मुसलसल की जा रही है। इस हवाले से बताइएगा कितना ख़तरा है, क्या ये वाकई इसके आने का ख़तरा है, और बाकायदा जो डाटा के ज़रिए से ये पता लग रहा है कि चांसेस हैं कि एक सेकंड वेव आए, जिसकी सूरत जो पूरे मुल्क पे अभी हम देखते हैं कुछ एरियाज़ में तो केसेस आ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा ख़तरा मौजूद है जैसे हमने देखा मार्च के बाद से जो सूरत हाल थी, खुदा न खास्ता उस सूरत हाल का दोबारा से सामना करना पड़े? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये एक्चुअली ये ही सबसे बड़ी ख़तरे की घंटी है इस वक्त, और इसका जवाब तो खैर शायद किसी के पास भी नहीं हो, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी ज़रूर है। और वजह उसकी ये है कि सिर्फ यूके में 5% लोगों को कोरोना वायरस हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 90 से 95 लोग जो हैं वो उनको नहीं हुआ, तो वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हैं इस वायरस से, तो उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है। तो क्योंकि वायरस अभी भी कम्युनिटी में मौजूद है, और शायद इसकी कमी की वजह हमारी एहतियाती तदाबीर हैं, जिनमें कि सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग अ मास्क और हाथ को धोना, सैनिटाइजेशन को यूज़ करना, बिग पार्टीज़ को रोकना, उसकी शायद वजह यही है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हम उन तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं,
तो कोई वजह नहीं है मेरे ख्याल में कि ये दोबारा से रिसर्च ना हो, दोबारा से कम्युनिटी में उसी तरह ना आए जैसे कि ये अप्रैल और मई के दरमियान था यूके में। जी। तो बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, और ना सिर्फ यूके में बल्कि पूरी दुनिया में है। सो अगर लोग इन तमाम एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाएंगे तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि उसकी जो स्प्रेड था वायरस का वो तो वैसा ही है। वायरस उसी तरह से एक आदमी जो है वो 30-40 आदमी को दिन में इन्फेक्ट कर सकता है। ये तो सिर्फ हम इसलिए अभी बचे हुए हैं क्योंकि हम अपने सीख लिया है, इससे अपने आप को लिमिटेड कर लिया है, गैदरिंग्स में जाने से बच रहे हैं। तो ये अगर इसी चीज़ को अगर फ़र्ज़ कीजिए खुदा न ख़ास्ता एक आदमी भी वायरस के साथ किसी एक पार्टी में चला जाता है जहाँ पे 100-200 लोग हैं, तो वो तो पूरे 100-200 लोग को इन्फेक्ट कर सकता है। सो दैट दीज़ थिंग्स आर स्टिल अ डेंजर। और यही रिसर्च डॉक्टर साहब कुछ रिसर्च, जी जी यही पूछना चाह रहा था, कुछ रिसर्च इसके ऊपर हो रही है? और हमने देखा पिछले दिनों में वैक्सीन डेवलपमेंट के हवाले से भी काफ़ी मस्बत खबरें सामने आईं। तो किस तरह से, क्योंकि अब ये जैसे आपने भी कहा वायरस तो अब मौजूद है और इसके साथ ही रहना है, तो आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह से हालात होंगे और जो मेडिकल रिसर्च है वो इस हवाले से हमें कहाँ पे लेके जाएगी? देखें, वैक्सीन की जहाँ तक बात है वो तो अच्छी खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन होपफुली एट द एंड ऑफ दिस ईयर या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आ जाएगी। अब इस वैक्सीन की एफिकेसी यानी कि इसकी अफादियत कितनी है ये तो अब टाइम ही बताएगा। इसको अभी हमें नहीं पता कि कितनी ज़्यादा अफादियत होगी इस वैक्सीन की, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू में ये वैक्सीन इंशाल्लाह आ जाएगी। और होपफुली इसकी अफादियत 90 से 95% होगी। 100% तो किसी चीज़ की भी नहीं होती है, लेकिन उससे कम से कम ये होगा कि इसका स्प्रेड जो है वो रुक जाएगा। और मेरी नज़र में इसके अलावा इस पेंडेमिक से जान छुड़ाने की कोई और तरीका मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन हालांकि जहाँ तक बात की जाए इस विंटर की, तो लोगों को अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो आई थिंक जो गाइडलाइंस होगी वो मेरे ख्याल में सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क पहनने की तो रहेंगी ही। एटलीस्ट मैं नहीं देख रहा इसको जाते हुए इस विंटर में, मीनिंग फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, इवन वैक्सीन अगर आ भी गई तो। अच्छा, एक सवाल, नॉर्मली फ्लू हो जाता है ये नवंबर में, सितंबर में, वेदर जैसे ही चेंज होगा फ्लू एक आम। अब एज ए डॉक्टर सर ये बताइएगा कि आप किस तरह से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये नॉर्मल फ्लू है, ये कोरोना नहीं है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा सवाल है जो कि हम आपस में इस वक्त रेस कर रहे हैं गवर्नमेंट को भी। बिल्कुल सही आपने बोला, और ये हम इससे सब डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी, ख़ास के जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, क्योंकि हम तो कम्युनिटी में एक फ्लू वैक्सीनेशंस और इसको तमाम चीज़ों को हम लोग ही देखते हैं, तो हम सब काफ़ी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि हम गवर्नमेंट से डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम फ्लू वैक्सीनेशन जो है वो अर्लियर एज में शुरू कर देंगे, जैसे कि पहले 65 प्लस में होता था, इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि 50 प्लस को भी फ्लू जैब दिया जाएगा। तो वही है कि इटसेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोरोना की वैक्सीन आ जाती है तो उनको भी वैक्सीन देना, तो इट गोना बी अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर जनरल प्रैक्टिस, स्पेशली प्राइमरी केयर लेवल पे, क्योंकि ज़ाहिर डिलीवरी तो हमने ही करनी है यहाँ पे। और आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि किस तरह डिफरेंशिएट किया जाए, ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। मुझे सिर्फ इसका एक वाहिद हल ये नज़र आता है कि हमारा जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो क्विक हो जाए और बहुत एक्यूरेट हो जाए। तो फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक कोई शख्स आता है और उसको हम कोविड फ्लू सस्पेक्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर है कोविड सबसे बड़ा सस्पिशन होता है, तो उसको फ़ौरन टेस्ट कर लिया जाए और उसका जो है रिज़ल्ट भी जल्द से जल्द आ जाए। तो ये मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा एक वे आउट लगता है इससे, कि हम इससे, लेकिन अगेन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और कॉस्टली प्रोसेस एज वेल। So you're right, it's going to be a very difficult task for us. Yes. और अभी भी इस पे डिबेट चल रही है, let's see. डॉक्टर साहब, ये जो आप किसी को कहते हैं कि आप 14 दिन के लिए अपने आप को एक घर में बंद कर लें, ट्रैवल किया आपने किसी कंट्री से, और या कोई भी आप पे सिम्टम्स हैं या कुछ थोड़ा सा असरात नज़र आ रहे हैं, तो वो जो इम्यून सिस्टम है वो तो एक बंदे का घर में अगर बंद है वो तो वैसे ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि कोई चैलेंज नहीं है, कोई मूव नहीं है, बाहर निकलना या वो रुक जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल रूटीन की लाइफ में रहते हैं तो कोई ना कोई आप डिसीजंस ले रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं एक नए चैलेंज को एवरी, चाहे वो ड्राइव करते हुए कर रहे हैं, कोई राइट टर्न लेना है, लेफ्ट लेना है, ब्रेक मारनी है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर एक वो रहता है, एक चीज़ आपको बैलेंस रहती है। तो अगर आप एक बंदे को कमरे में बंद कर देंगे तो उसका तो वैसे ही वो डाउन होगा। आप कैसे उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, ज़िंदगी में ना अगर दो खतरे होते हैं तो इंसान चूज़ करता है कि जो कम खतरे वाली चीज़ हो।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इम्यूनिटी कैन एंड आपकी जो अपना मूड और सेहत में फ़र्क आ सकता है, लेकिन क्योंकि बड़ा ख़तरा कोविड है और वो उस ख़तरे से बड़ा ख़तरा है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम्युनिटी में होने का ख़तरा है, मीनिंग बहुत सारे दूसरे लोगों की सेहत और ज़िंदगी अफ़ेक्ट हो सकती है। इसलिए आई थिंक दीस टाइप ऑफ डिसीजंस आर टेकन। उसकी वजह ये है कि फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी है, उसने बदएहतियाती की और अपनी माँ जो जिसको डायबिटीज़ है या कोई हाई रिस्क डिजीज़ है उसको कोरोना पास कर दिया। ठीक है, वो आदमी शायद सही रहे, लेकिन उसकी वालदा जो है वो तो सीरियसली इल हो सकती हैं उससे। तो आई थिंक इन अ ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक दीस टाइप ऑफ डिसीजंस हैव बीन मेड। तो आई थिंक बड़े खतरे को बचाने के लिए छोटे खतरे को फेस करने की लोग बेसिकली पॉलिसी होती है। डॉक्टर साहब, ओवरऑल जो कम्युनिटी है हमारी जी पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन, बंगाली कम्युनिटी या एशियन कम्युनिटी, हमारे जो फूड हैं डॉक्टर साहब, उसका जी। जो एक हमारा ख़ास मसालेदार, चटखारेदार, और हम उसमें तो कौन सी ऐसी चीज़ ऐड करें कि जो हमारे इम्यून सिस्टम, ख़ासतौर पर ये नज़ला ज़ुकाम या जिसकी नॉर्मल नज़ले से भी बचें और अल्लाह ना करे कोई ऐसे कोविड है कोरोना तो उससे वायरस भी। कोविड से भी वो हमारे लिए बेहतर रहे, मजबूती आए हमारे जिस्म में और हमारे अंदर जो बेहतर रहे हमारा सेहत, वो कैसे? देखिए, कोई भी एक फूड जो है ना, इस वक्त अभी तो कोई ऐसी चीज़ प्रूव तो नहीं हुई है कि कोई एक पर्टिकुलर फूड जो है वो कोविड से बचा ले। अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो बात मसला ही हल होता। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर देखी गई है कि जो कम्युनिटीज़ या जो लोग जिनमें विटामिन डी की कमी थी, उनको इसका असर ज़्यादा हुआ है। तो एक एडवाइस जो हम लोगों को दे रहे हैं कि अपना विटामिन डी लेवल वगैरह जो है उसको मेंटेन रखें। अगर जिनका कम है तो विटामिन डी वगैरह लें, क्योंकि अक्सर लोग जिनको कोविड हुआ और सिम्टोमेटिक कोविड हुआ, उनको विटामिन डी की कमी थी। सो एक चीज़ ज़रूर है कि विटामिन डी अगर आप में कम है तो उसकी कोशिश करें कि विटामिन की टैबलेट्स वगैरह लें। और अक्सर हमारी एशियन कम्युनिटी में, स्पेशली बेम कम्युनिटी में, लोगों को विटामिन डी की कमी ही है। तो मैं तो लोगों को नॉर्मल एडवाइस करता हूँ कि एज अ नॉर्म दे शुड टेक विटामिन डी एनीवे इन डे टू डे लाइफ। जी क्योंकि मैंने तो जितने लोगों को टेस्ट कराया सबका ही तकरीबन लो आता है, तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा अभी ले लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग आई कैन एडवाइस, बट नॉट अबाउट एनी फूड। मुझे और किसी फूड का तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा एविडेंस है। जी डॉक्टर साहब, अच्छा हमने अभी जो देखा ख़ास तौर पे जब केसेस में कमी हो रही है, शुरू के दिनों में ये बात काफ़ी तवातुर से कही जा रही थी, अगरचे इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था और इस बारे में कन्फ्यूजन भी थी और माहिरीन दो उनकी जो राय थी वो बटी हुई भी थी कि जब गर्म मौसम आएगा तो केसेस में कमी होना शुरू हो जाएगी। और अभी हमने देखा जिस तरह से गर्मी की शिद्दत है, तो क्या इसका कुछ असर वाकई पड़ा, मौसम की वजह से असर पड़ा है या मौसम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं? इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि मौसम से इस पे असर पड़ा है। और इसकी जो एग्जांपल है वो पाकिस्तान या इंडिया है, क्योंकि अभी आपने देखा वहाँ तो 40-40 डिग्री में पीक थी। जी जब 40 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा था तो वहाँ सबसे पीक पे था कोरोना वायरस। और ये बात हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारी थ्योरीज आई हैं इसके बाद मुतालिक, डिफरेंट खाने, डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट मौसम, और मिर्च खा लें तो सही हो जाएगा। बहुत सारी बातें हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि एहतियात ही इसका सिर्फ हल है मौजूदा हालात में। मौसम या कोई और चीज़ का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो कि हल हो। और लोगों को थोड़ा सा ख्याल भी करना चाहिए इस तरह की बातें फैलाने से या करने से, क्योंकि ये बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन होती है और हर तरह के लोग ज़ाहिर है मीडिया पे सुन रहे होते हैं और लोग इसको गलत तरीके से भी ले सकते हैं। जिस तरह के पहले बहुत सारी दवाइयों के बारे में पूरी दुनिया से डिफरेंट चीज़ें चली, जिसकी वजह से पाकिस्तान, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में शॉर्टेजेस हो गई उन दवाइयों की, और बेचारे लोग लेना शुरू हो गए। हालांकि उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मे भी नुकसान ही शायद हुआ हो। जी तो वी हैव टू बी केयरफुल कि क्या चीज़ लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में सिर्फ विटामिन डी के अलावा तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़। डॉक्टर साहब, बाकी हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज टू बूस्ट योर इम्यूनिटी इज एसेंशियल एनीवे। डॉक्टर साहब, एज ए जीपी आपके बहुत सारे पेशेंट्स हैं और आपका ज़ाहिर है अपनी पेशेंट्स को रेगुलर बहुत अरसे से देख रहे हैं, हिस्ट्री पता है उनकी। जी आपकी आंखों के सामने कई पेशेंट्स अब आपके साथ नहीं होंगे इस दुनिया में। जी तो इस फीलिंग में ख़ास तौर पे आने वाले वक्तों के लिए जो हालात चल रहे हैं, क्या ख़ास बात है जिसका ख़तरा लगता है आपको? देखिए, जो सबसे बड़ा मुझे ख़तरा है वो तो रिसर्च का ही है कि ये, क्योंकि लोग थोड़ी सी बदएहतियाती करना शुरू हो गए, और मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त रिसर्च का ही है कि दोबारा से ये वायरस जो है वो एक्टिव ना हो जाए, जैसे कि हम अप्रैल और मई में देख रहे थे इन यूके, और मुख्तलिफ दौर में पाकिस्तान या इंडिया में भी था। तो ये सबसे बड़ा रिसर्च का जो है ना, जो सबसे बड़ा ख़तरा मुझे है वो यही है कि ये दोबारा से एक्टिव हो जाएगा
और उसी तरह फैलना शुरू हो जाएगा और उसके लिए हमें बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम विंटर को अप्रोच जब करें और खुदा ना खास्ता इसमें स्प्रेड शुरू हो गया तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा डिजास्टर होगा, क्योंकि डोंट फॉरगेट इस साल जब कोरोना वायरस यूके को हिट किया है वो तो मार्च का टाइम था, व्हिच वाज द एंड ऑफ विंटर सीजन एक्चुअली। जी तो हम अपना जो वर्स्ट टाइम था विंटर का वो हम देख चुके थे। तो अब खुदा ना खास्ता अगर ये आ जाता है तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। तो बूढ़े लोग या कहने से मुराद है कि बड़ी उम्र के लोग वो लापरवाहियां कर रहे हैं, उनका कैसा और उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, खासतौर पे जो बड़ी उम्र के लोग हैं? दुरुस्त। आई थिंक बूढ़े लोग जो है ना वो ज्यादा एहतियात कर रहे हैं मेरे ख्याल में, तो टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो आई थिंक वो लोग तो ज्यादा एहतियात कर रहे हैं यंगस्टर्स से। आई थिंक जो उनके जो केयरर्स हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। माई एक्सपीरियंस मेरे जितने भी बूढ़े पेशेंट्स हैं वो काफ़ी केयरफुल हैं। और लेकिन ज़ाहिर है एक चीज़ फटीग हो गई है इस वक्त लोगों की सेल्फ आइसोलेशन की और दूसरी चीज़ों की, तो ऑब्वियसली इट्स अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो उनको बाहर तो जा रहे हैं लेकिन दे आर वेरी वेरी केयरफुल। सो मुझे तो ज़्यादा जो डर है वो यंगर जनरेशन से है rather than older people. ओल्ड जनरेशन, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। हम अपने जो सेगमेंट है उसके आखिर में हैं। ये बताइएगा, मुख्तलिफ लोग सवाल भी करते हैं, आप यकीनी तौर पे इस हवाले से बेहतर आगाही दे सकेंगे कि जो जीपीज़ के नॉर्मल और रूटीन के ऑपरेशंस हैं या हॉस्पिटल्स के जो मामूलात हैं वो कितनी हद तक बहाल हो चुके हैं? चूँकि पहले लोगों को एडवाइस किया गया था कि वो गैर ज़रूरी तौर पर जीपीज़ का रुख ना करें चूँकि कोरोना के हवाले से सिचुएशन थी, तो क्या अब वो अपने रूटीन चेकअप के लिए आ रहे हैं या आ सकते हैं, या जो कुछ टेस्ट अगर उनके पेंडिंग थे? तो हम हर चीज़ कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के साथ और डिफरेंटली कर रहे हैं। मीनिंग हर पेशेंट जो है जो भी जीपी से बात करना चाहता है या कोई भी काम करना चाहता है उसको ट्रियाज करते हैं। मीनिंग उसको हम बात करते हैं, पहले पूछ लेते हैं उससे कि अगर मसला फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे हल हो सकता है तो हम उसको कोशिश करते हैं उसी तरह हल किया जाए, और अगर उसको फेस टू फेस बुलाना है तो हम पेशेंट को ज़्यादा लिमिटेड तरीके से बुला रहे हैं जैसे कि हर जगह हो रहा है। हम पेशेंट्स को उन प्रिकॉशंस के साथ उनका टेम्परेचर चेक होता है, उनकी हिस्ट्री ली जाती है थोड़ी सी सर्जरी में इंटर होने से पहले कि किसी को कोविड तो नहीं हुआ, कोई बुखार तो नहीं है, मास्क पहन के आना है, और ज़्यादा पेशेंट्स को एक दफ़ा अलाउ नहीं करते। और जिस तरह हम सर्जरी के डोर्स ओपन कर देते थे कि हर कोई अंदर आ सकता है, वो हमने रोका है। उसकी वजह ये है कि आप फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेके ही आ सकते हैं सिर्फ, और आफ्टर द डिसीजन ऑफ द डॉक्टर वेदर यू आर अलाउड टू कम और नॉट। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल कि अब हमें क्या ये समझ जाना चाहिए यकीनी तौर पे जो हम अपने इर्द गिर्द हालात देख रहे हैं कि अब हमें हिफाजती इंतज़ामात के साथ ही जो अपनी ज़िंदगी है, ख़ास तौर पे जो आने वाले कुछ साल, यानी कि मास्क के साथ सैनिटाइज़र यूज़ करते हुए और इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, तो क्या अब इस बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझें? बिल्कुल, मुझे अगले जो 11-12 महीने तो डेफिनेटली लग रहे हैं इसी तरह से। पीपल शुड बी केयरफुल ऑन, इसको अपना पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म बना लेना चाहिए, मास्क को और ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजिंग को और सोशल डिस्टेंसिंग को। तो ये तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि अगले 11-12 महीने में कहीं जा रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये हमारे लिए ही है, हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हर शख्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इसमें, और दैट्स हाउ हम इससे बच भी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ शरीक थे, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर इमरान गौहर हमारे साथ मौजूद थे। मेरी क्रम से मेरा ख्याल है बहुत तफसील से डॉक्टर साहब ने, और ख़ास तौर पे जो आने वाले दिन हैं उनके हवाले से भी, और जिस तरह की एहतियात ज़रूरी है हमारे लिए ज़रूरी। तो आपको क्या लगता है कितनी देर लगेगी कोई हालात नॉर्मल होने में? कम से कम 2 साल। 2 साल, और गवर्नमेंट लॉकडाउन बिल्कुल उनके नुकसान में नहीं करेगी। अब दोबारा से मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। जो मेरी रिसर्च बताती है कि गवर्नमेंट लॉकडाउन इस तरह से लंदन में नहीं करेगी कि सारे बिजनेसेस बंद हो जाएं, हर चीज़ बंद हो जाए, उससे बहुत लॉस होगा। और यकीनी तौर पे उससे बचने के लिए ज़रूरी भी यही है कि एहतियात की जाए ताकि लॉकडाउन से भी बचा जा सके। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मेरी कराम साहब। नाज़रीन, ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा था जिसमें हमने कोरोना के हवाले से गुफ्तगू की। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो लबनान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए सिग्नेचर टॉक।
एक बार फिर खुशामदेद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे गुज़िश्ता हफ्ते पेश आने वाले एक अहम वाक़े की। लबनान का दारुल हुकूमत बेरूत, उसकी बंदरगाह पर बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद वो जाँ बहक हो गए, हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं जबकि सैकड़ों इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। इस हवाले से मुख्तलिफ मफरूज़े कायम किए गए, मुख्तलिफ बातें अभी भी और ख़यालात पेश किए जा रहे हैं। बैरूनी हाथ मौजूद होने के हवाले से भी गुफ्तगू की जा रही है। और इसके बाद इस जो पूरा ये वाक़या हुआ इतने बड़े तादाद में धमाकों का, उसके बाद अवामी सतह पर भी जो शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। हमने देखा बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं इस वक्त लबनान में, बैरूत में ख़ासकर मुख्तलिफ जो सरकारी इमारतें थीं वहाँ तक भी मुजाहिरीन पहुँचे। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके साथ क्लैशेज़ हुए और इसमें भी मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इसी हवाले से बात करेंगे कि क्यों जो हुकूमत है वो मफलूज नज़र आ रही है और क्या जो मशरिक़ वस्ता का एक और अहम मुल्क है वो इंतशार की जानिब जा रहा है और कौन से अहम फैक्टर्स मौजूद हैं इस पूरी जो लबनान की सूरत हाल है इसमें। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मीर इकराम हुसैन साहब मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान से हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं मंसूर जाफ़र साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं और मशरिक़ वस्ता के जो अमूर हैं उसके माहिर हैं। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने हमें वक्त दिया। इस हवाले से बताइएगा, ये जो धमाका हुआ और मुख्तलिफ फिर मफरूज़े इसके हवाले से बयान किए भी जा रहे हैं और ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जो बैरूनी हाथ की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हमने देखा माजी में कई ऐसे वाक़यात हुए बैरूत में जिसमें बैरूनी हाथ मुलव्विस भी था या उसके हवाले से गुफ्तगू की जाती थी, तो इसमें कितना इम्कान है कि कोई जो एक्सटर्नल फैक्टर था वो इन्वॉल्व है? मुझसे सवाल है जी सर, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी आपकी दावत का। यकीनन जी एक बहुत बड़ा सानहा है इस वक्त जिसका लबनान को सामना है और ख़ास तौर पर उसके दारुल हुकूमत बैरूत को। इसमें जो भी एक्टिविटी हुई है या माजी में होती रही हैं, यकीनन उसके डांडे किसी न किसी तरीके से कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जो है उसके साथ हमें मिलते हुए देखे गए हैं। क्योंकि लबनान जो है मशरिक़ वस्ता का एक ऐसा खित्ता है कि जिस पर इसराइल की भी नज़रें हैं और इसी हवाले से जो माजी में जिस तरीके से ये फ्रांस की एक कॉलोनी रहा, अब भी मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी अपनी प्रॉक्सीज या अपनी अपनी जो मलेशियाज हैं उनके ज़रिए इस मुल्क को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसमें ईरान सर फहरिस्त है कि जिसकी हिजबुल्लाह जो है वहाँ पे एक सियासी वजन रखती है, अस्करी उनका वजूद मौजूद है और ये चीज़ें किसी भी तरीके से मैं समझता हूँ कि इसराइल जैसे हमसाया मुल्क के लिए जो है वो काबिल कबूल नहीं है और वो यकीनन इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से वक्तन फ़वक्तन ताने बाने जो है वो बुनता रहा है। लेकिन अब जो इंसिडेंट हुआ है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इतनी बड़ी है कि उस पर फौरी तौर पर कोई किसी एक फरीक पर इल्ज़ाम धरना या आयद करना जो है मैं समझता हूँ वो इस लिहाज से भी नामुमकिन नज़र आता है कि इस धमाके के हवाले से जो टाइमिंग है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि जब ये धमाका हुआ है उससे तकरीबन 4 दिन बाद जो रफ़ीक हरेरी साहब का जो UN ट्रिब्यूनल था इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उनके कत्ल के, उसका फैसला आने की तवक्को थी या आना था, लेकिन उसके बाद इस धमाके के बाद वो 18 अगस्त तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। तो इब्तदाई तौर पे यही ख्याल किया जा रहा था कि शायद ये कोई उस फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है, क्योंकि माजी में 2-3 बार जब फर्द जुर्म आयद की गई हिजबुल्लाह के कुछ अरकान पर इस शुबे में कि वो लोग उस 2005 में होने वाले रफ़ीक हरेरी साहब के मर्डर में मुलव्वस हैं, तो इसी नौइयत की कुछ लिमिटेड स्केल सबताज एक्टिविटीज़ वहाँ की गई। और अब भी ख़ास तौर पे लबनान के अंदर जो हल्के सियासी और सिक्योरिटी हैं वो यही बात कह रहे हैं कि शायद इसी नौइयत के कोई एक्टिविटी जो है वो करके अपना एक सियासी असर रसूख और अपना एक मिलिट्री माइंड जो है वो शो करने की गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इस धमाके का जो खास तौर पर फॉल आउट है उस पर नज़र दौड़ाएं तो वो यकीनन इतने बड़े पैमाने पे हालातें और बड़े पैमाने पे लोगों का डिस्प्लेस होना और ज़ख्मी होना वो किसी भी तरीके से हिजबुल्लाह के फेवर में नहीं जाता। तो लिहाजा ये मफरूज़ा या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपने तौर पे दम तोड़ती नज़र आती है। और माजी में लबनान का ये ट्रेजेडी रही है कि
यहाँ पे इनका अपना कोई इन्वेस्टिगेशन सिस्टम जो है वो हमेशा से वीक रहा है। जी आपको याद होगा कि जब रफीक हरीरी साहब का कत्ल हुआ है तो उस वक्त यहाँ पे लबनान के अंदर जो इनकी अपनी फौज इतनी इफेक्टिव नहीं थी, शामी फौज यहाँ पे तैनात की गई थी और उस धमाके के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद 1156 थी उस पर अमल दरामद के लिए बहुत शद्दोमत से जोर दिया गया और वो यही करार देती थी कि यहाँ से शामी फौज जो है वो निकल जाए ताकि लबनान की जो सिक्योरिटी है वो इसकी अपनी अफवाज के हवाले कर दी जाए। उस वक्त से देख लीजिए अब तक लबनान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो दिगरगू रही है और इस अरसे के अंदर इसराइल ने लबनान पर 2 जंगें मुसल्लत की और जनूबी लबनान का इलाका जो है वो एक कुश्तो खून का बाजार बना रहा। तो ये पूरे इस खत्ते को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से जो कोशिशें हैं वो माजी में यके बाद दीगरे होती रही हैं। तो अब ये जो मौजूदा कोशिश है ये भी इसी नौइयत की लगती है क्योंकि इस वक्त वहाँ पे जो उनकी इंटरनल जो पॉलिटिकल एलीट है उसके हवाले से जो बातें की जा रही हैं, जो तज्जिए और रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो यही है कि ये इंतहाई करप्ट और इंतहाई आप कह लीजिए बददियानत क़यादत जो है वो करार दी जा रही है और इस बात की भी हैरानी जाहिर की जा रही है कि इस हुकूमत को बनवाने में यकीनन इससे पहले 2 बार साद हरीरी साहब वज़ीर आज़म बने हैं, उन दोनों बार उनकी हुकूमत को हिज़्बुल्लाह और जो वहाँ की अपोजिशन है उसके एहतजाजी मुजाहरों के नतीजे में इक़्तिदार से हाथ धोने पड़े और अब जो हुकूमत तश्कील पाई थी इसके बारे में कहा जा रहा था कि इस पर हिज़्बुल्लाह की रबर स्टैंप या मोहर मौजूद है और एक इंडोर्समेंट मौजूद है और आपने देखा होगा इस जो काबीना है इसका जो इंटरफेस था या जो इसका हमें एक ज़ाहिरी चेहरा नज़र आता है वो इंतहाई मॉडर्न आउटलुक थी उसकी। उसमें कम से कम तकरीबन 7 ख़वातीन वज़ीर जो हैं वो ली गई और इसी तरीके से जितने भी वहाँ पे मुख्तलिफ सेक्ट्स मौजूद हैं, फ़िरक़े मौजूद हैं लबनान के अंदर, चाहे वो द्रूज़ हो, चाहे वो शिया हों, चाहे वो मैरोनाइट क्रिश्चियंस हों या सुन्नी मुसलमान हों, उन तमाम को नुमाइंदगी दी। जी अच्छा मंसूर जाफ़र साहब, इस हवाले से आपने कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स का जिक्र भी किया और हम देख रहे हैं अभी हालिया दिनों में धमाके के बाद फिर जो इमदादी कॉन्फ्रेंस या इमदादी ऐलानात के हवाले से भी मुख्तलिफ ममालिक ने बड़े बड़े ऐलान किए। जो अमरीका है उसने बड़े बयानात दिए, ख़ास तौर पे मुजाहिरीन के मुतालबात का उसने साथ दिया और तुर्की से भी एक वफ़द आया, उसने वहाँ पर दौरा भी किया और इमदाद का भी ऐलान किया। तो ये इतने बड़े और ईरान का जैसे आपने जिक्र किया वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स का अचानक से एक्टिव हो जाना और लबनान में इतनी दिलचस्पी लेना, इसके पीछे क्या देख रहे हैं आप और ख़ित्ते की सूरत हाल पे मजमूई तौर पे इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, लबनान जो है वो एक अरसे से टग ऑफ वार तो वहाँ जारी है, ख़ासतौर पे सियासी असर रसूख हासिल करने की। जैसे मैंने पहले इशारा किया कि इस वक्त जो ब्लॉक्स वहाँ हमें देखने को मिलते हैं उसमें फ्रांस तो यकीनन उसका एक इनहेरेंट आप कह लीजिए इंटरेस्ट इस लिहाज से है कि फ्रांस जिस तरीके से बर्रे सगीर बरतानिया की कॉलोनी रहा है, इसी तरीके से लबनान जो है वो फ्रांस की कॉलोनी रहा और सबसे पहले जो फॉरेन डिग्नेटरी वहाँ तशरीफ लाई वो भी फ्रांस के सदर जो हैं वही आए थे और उन्होंने ही एक लिहाज से ये पूरी इमदाद का पैकेज और फिर जैसे एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मुनक़द की और उसके बाद तुर्की ने स्टेप इन किया। वहाँ पे असल में जो इंटरेस्ट इस वक्त तक मैं समझता हूँ जो क्लैश का बायस बने हुए हैं जिस स्टेक होल्डर्स के, वो सऊदी अरब और उसके साथ यूएई और इसी तरीके से दीगर खलीजी ममालिक जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे जो मुख्तलिफ मैरोनाइट जो क्रिश्चियंस हैं उनके ब्लॉक को और दीगर जो वहाँ पे मलेशियाज हैं, द्रूज अमल मलेशियाज, उनको सपोर्ट करते हैं और एक लिहाज से वो ईरान के जो इसर रसूख है, जो इन्फ्लुएंस है, उसको कंटेन करने के लिए ये एक ब्लॉक बना हुआ है। और दूसरी तरफ जो है हिजबुल्लाह यकीनन जैसे मैंने उसकी एक्टिविटीज के हवाले से निशानदेही की क्योंकि उसे खित्ते में एक एज हासिल है कि ये एक ऐसी मज़ामती तंजीम थी, एक ऐसी मलेशिया थी, यकीनन इसको ईरान की सरपरस्ती हासिल है कि उन्होंने ही जनूबी लबनान से जो है इसराइल का कब्जा ख़त्म करवाया। इस वक्त दुनिया के सिर्फ 2 खित्ते ऐसे हैं कि जहां इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक गजा स्ट्रिप कि जहां पे हमास ने अपनी जद्दोजहद के नतीजे में इसराइल को वहां से बाहर निकलने पर मजबूर किया और यहाँ से हिजबुल्लाह ने जो है
वो अपनी एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, सख्त मज़ामती तहरीक के नतीजे में यहाँ से उसको निकाल बाहर किया। तो ये जो एक वहाँ पे जंग जारी है, एक सियासी असर रसूख की, असर नफूज की, ये उसी का नतीजा है कि अभी तक वहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई, क्योंकि माजी में भी जो गवर्नमेंट बनी है और इसी तरीके से जो जब यहाँ पे सन 2000 में खुद मतलब फ़लस्तीन के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई कि जिसमें शाह अब्दुल्ला जो है वो खुद उन्होंने उसकी सरबराही की और उसमें उन्होंने यही तजवीज़ पेश की थी कि फ़लस्तीन के अंदर जो है जो 67 की सरहद है जी, उसमें एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जो है वो कायम की जाए और उस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। लेकिन उन तमाम तजावीज़ को दीवार के साथ दे मारा गया और आज फ़लस्तीन के अंदर आपको जिस इलाके में फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी थी वो भी सुकड़ कर 30% से भी कम रह गई है। और ख़ासतौर पर ये डील ऑफ द सेंचुरी नामी जो बदनामे ज़माना सदी की बदतरीन सौदेबाजी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ करने जा रहे हैं, तो उसके शाखाने भी हमारे सामने हैं। तो इस रीजन में ख़ासतौर पे शाम का इन्फ्लुएंस, ईरान का इन्फ्लुएंस ये एक तरफ है, दूसरी तरफ जो सुन्नी मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हुए इस वक्त सऊदी अरब की क़यादत में यूएई और उनके साथ दीगर खलीजी ममालिक और किसी हद तक मिस्र जो है वो अपने स्टेट्स को लेके चल रहा है और फ्रांस जो है वो यकीनन अपने कारोबारी और जो तारीखी लिंक्स हैं उनके खित्ते में और ख़ासतौर पे इस मुल्क के अंदर उनको वो प्रमोट करने के लिए जो है वो सरगर्म अमल है। जी तुर्की इसमें एक नई जी मंसूर साहब साथ ही रहिएगा, मीर इकराम साहब भी हैं, उनको भी गुफ्तगू में शरीक करते हैं। मीर साहब, हमने देखा है जो धमाके हुए यकीनी तौर पे अफसोसनाक वाक़या है और उसके बाद वहाँ पे मुजाहिरे भी हो गए। मुजाहिरों की भी अगरचे पहले भी वहाँ पे एहतजाज हो रहे थे और ये सेंटीमेंट्स थे, लेकिन इस जो मुजाहिरे हो रहे हैं उसमें भी मुजाहिरीन का मुतालबा ये है कि इन धमाकों की इंटरनेशनल सतह पर इसकी जो तहकीकात हैं वो की जाएँ, जबकि जो सदर हैं, मौजूदा सदर, उन्होंने इसका इनकार किया है और मुजाहिरीन का मुतालबा ये है कि इंटरनेशनल इसकी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि जो गैर जानिबदारी है उसको बरकरार रखा जा सके। तो कैसे देखते हैं आप, क्यों इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुमकिन नहीं और क्यों जो हुकाम हैं वो इससे इनकारी हैं? ये जो लबनान के धमाके यानी और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो कमेटी बनाई जाए उन्हीं की में से किसी न किसी के पुराने कुछ इस तरह उन्होंने पहले कह चुके हों कि अब अगला नंबर जो है वो फिर इस मुल्क का है, लबनान का है। और ये बहुत अरसा पहले हम 9/11 के बाद जब कहा जा रहा था कि फिर ये होगा, फिर ये मुल्क होगा, फिर अफ़गानिस्तान होगा, उसके बाद फिर ये होगा, तो कई खदशात हैं, एक खदशा नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्लामी ममालिक का ओवरऑल, वैसे तो पूरी दुनिया में अफसोस का इजहार किया गया, लेकिन गम व गुस्सा ज़्यादा इस्लामिक ममालिक में बहुत ज़्यादा पाया गया। एक वक्त था कि एकदम कहा गया कि ये एटम बम का 5वां हिस्सा है जो धमाका हुआ है। वेरी सीरियस। और लेकिन ओवरऑल अगर हम इस चीज़ को इसी नज़र से देखें तो बहरहाल ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ऐसा ज़रूर है कि जो पहले से कहीं ना कहीं डिसाइडेड था, कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है, ये अचानक कुछ नहीं हुआ। ज़्यादातर लोगों की यही राय है। और मैंने पहले दिन जब ये देखा, जिस लम्हे मैंने ये सारे धमाके देखे, तो मुझे यही फील हुआ कि ये कोई प्री प्लान काम है। तो यकीनी तौर पे अब इसके बाद के असरात पूरी दुनिया पे क्या पैदा हो रहे हैं, और कुछ तो असरात इमीडिएटली पैदा हुए, जैसे उन्होंने बताया कि वो कोर्ट ने डिसीजन जो है वो आगे कर दिया, उसका डिसीजन नहीं आया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें तब्दीली लाई गई फौरी तौर पे, सऊदी अरब में भी और दूसरे ममालिक ने भी अपनी कुछ चीज़ों को तब्दील किया। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर दी जाए तो किसको दी जाए? वो कौन से ममालिक हैं जो वहाँ पे अपने हेलीकॉप्टर लेकर बैठ जाएं और कहें कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अगले वो 50 साल तक फिर वहीं रहें? तो ये वो भी चीज़ें हैं जो वो माजी में मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसा हुआ कि जहाँ पे पता चला कि वो फोर्सेस कोई और आई और फिर वहाँ बैठ गई आके। तो जो प्रेसिडेंट ने वहाँ पे अनाउंस किया, उसके उन्होंने भी दूरअंदेशी से काम लेते हुए कहा होगा कि अगर हर दोनों सूरतों में हमें अपने मुल्क को बचाना भी है
और उसके साथ कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना जिसकी वजह से लोग अभाम में और मुश्किलों में पड़ जाए। सोवरेनिटी बरकरार बिल्कुल रखने के लिए बरकरार चलें हम मंसूर जाफ़र साहब से भी। मंसूर साहब, एक तो ये इस हवाले से मुजाहिरीन काफ़ी मुतालबा कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंटरनेशनल एजेंसी से करवाई जाए, और इसके अलावा क्या मुजाहिरीन का जो मुतालबात हैं यकीनी तौर पे गम गुस्सा भी पाया जा रहा है और वो चाह रहे होंगे कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन किया जाए और उनको सज़ा भी मिले, तो क्या सिर्फ ये धमाके ही मेन वजह हैं इन मुजाहिरों की, या इसकी और भी कुछ कड़ियाँ मिलती हैं? देखिए जी, जहाँ तक लबनान की जो इस वक्त अमूमी सियासी सूरत हाल है उसका ताल्लुक है, तो ये धमाकों के नतीजे में ये अवाम सड़कों पे नहीं है। आपको याद होगा कि इस वक्त लबनान जो है वो उन मुल्कों में शामिल है कि जहाँ तेल की दौलत नहीं है, और एक ऐसा अरब मुल्क है जहाँ तेल की दौलत नहीं है, वहाँ पे यकीनन इस वक्त गुर्बत जो है वो इंतहाई हदों को छू रही है। और तकरीबन वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% के करीब जो लबनानी अवाम है वो खत्ते गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या गुजारने पर मजबूर हैं। तो ये गुज़श्ता बरस अक्टूबर से ये मुजाहरे जो हैं, जो हुकूमत की करप्शन और उसकी नाअहली जो है उसके खिलाफ लोग सड़कों पे थे, और वक्तन फ़वक्तन जो है वहाँ पे जो उनकी दिगर को इक़्तिसादी सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे उनकी जो अपनी करेंसी जो लेबनीज़ पाउंड या लीरा जो है वो इस वक्त डॉलर के मुकाबले में 80% उसमें गिरावट आ गई है, और जिसकी वजह से वहाँ अफरात ज़र में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और लबनान उन ममालिक में शामिल था कि जहाँ पे लोकल प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। यहाँ पे जितनी भी अशिया ज़रूरियाँ हैं वो बैरून ममालिक से इम्पोर्ट की जाती हैं। यकीनन उसके लिए फॉरेन रिजर्व और करेंसी रिक्वायर्ड है, जो इस वक्त लबनान में नापैद है। अगरचे लबनान की हुकूमत ने बाज़ ऐसे तालीमी इक़दाम किए कि उन्होंने जो लोगों के अपने बैंकों से ज़र मुबादला निकलवाने के हवाले से एक लिमिट मुकर्रर की, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 25 अरब डॉलर जो है वो गुज़श्ता साल यहाँ से वो फ्लाइट कर गया इंटरनेशनल मार्केट में या बैरून मुल्क मुख्तलिफ जगहों पे। तो उससे पूरी जो इकॉनमी है जो है वो इस वक्त शटर होकर रह गई है, और लोगों को जिसे कहना चाहिए 2 वक्त की रोटी जो है, जो रोटी की कीमत है वहाँ वो लोगों की पहुँच से बाहर है। और लबनान खासतौर पर बैरूत जिसे मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था, वहाँ पे लोगों ने खुदकशियाँ की, और उन खुदकशियों के नतीजे में लोग वो जनाजे लेकर जो है वो कैपिटल की सड़कों पे आके बैठे हैं, और हुकूमत से जो है उनके दलिदर दूर करने के हवाले से वो अपने मुतालबात जो है वो रख रहे हैं। यहाँ आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि जब 2011 में ट्यूनिस में एक नौजवान ने खुद को आग लगा ली थी बेरोजगारी के हाथों मजबूर होके, और जो पुलिस ने उसके साथ ज्यादती की थी, खातून पुलिस अफसर ने उसे थप्पड़ रसीद किया था, तो उस बेइज्जती से यानी दिल बर्दाश्त होके उसने खुद को आग लगा ली थी। और उसके बाद एक ऐसा वहाँ पे एहतजाज का सिलसिला निकला कि जिसने एक अरब बहार का रूप धार लिया, और उस अरब बहार में ट्यूनिस से लेके मिस्र तक जो नारा हमें देखने और सुनने को मिला वो यही था कि हम हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं। तो इस वक्त भी जो लबनान की हुकूमत है उसके खिलाफ भी जो मुजाहिरीन सड़कों पे हैं वो यही नारा जो है वो फलक शिगाफ अंदाज में बुलंद कर रहे हैं कि हम हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं। लेकिन यकीनन जिस तरीके से इन तमाम इनकलाबात के जो धारे थे वहाँ पे उन्हें कोई अल्टरनेट सेटअप नज़र नहीं आता था। मिस्र में अगर उस इनकलाब के नतीजे में अखवान मुस्लिमून की हुकूमत आई तो वो भी एक कोई कैलकुलेटेड नहीं थी। इसी तरीके से अगर ट्यूनिस में वहाँ पे राशिद अल गनूसी साहब की अन्नादा जो है वो सब, अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है कि जो खित्ते के कुछ ममालिक के लिए सुहाने रूह है। उन्हें यह खतरा है कि अगर इन ममालिक को अवाम को आज़ादाना इजहार राय का या अपने वोट का हक मिल गया या उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया, तो कहीं ये ना हो कि इस्लाम पसंद कुव्वतें जो है वो दोबारा सियासी अमल में शरीक हो जाएं, तो उसके बाद इसकी जो लहर है वो यकीनन यहाँ नहीं रुकेगी। वो खलीज के दीगर ममालिक बशमूल सऊदी अरब को भी अपनी लपेट में लेगी, और वहाँ पे जो किंगडम, सल्तनत और शेखडम्स बनी हुई हैं वो तमाम के तमाम जो है एक जमहूरी अमल के हवाले से जो है अपनी सरगर्मी दिखाएंगी। और इस वक्त ऐसे खासतौर पे सोशल मीडिया के इस दौर में इन तमाम ट्रेंड्स को मैयर करना, गेज करना मुश्किल नहीं है, और यही वजह है कि आपको इन तमाम ममालिक में जो अपने अवाम के हवाले से बहुत ज़्यादा एक
फेवरेबल पॉलिसीज नजर आती हैं वो इसी चीज़ का नतीजा है कि किसी तरीके से अवाम सड़कों पर ना आ जाएं या उनके खिलाफ ना सड़कों पर निकल पाए, जिसकी वजह से उनका इक़्तिदार या उनकी जो क़यादत जो है वो खतरे में पड़ जाए। तो यहाँ पे क्योंकि सूरत हाल बिल्कुल जिसे कहना चाहिए भूख और नंग की तरफ चली गई थी, इसी वजह से लोग जो है वो सड़कों पर हैं और इसी वजह से जो खित्ते के स्टेक होल्डर्स हैं, बिलखुसूस जो अरब ममालिक हैं, उनकी कोशिश इस मुल्क के हवाले से यही है कि यहाँ पे अवाम जो है वो सड़कों पर ना आए और उनकी जितने भी दलिदर है माशी मसाइल हैं वो दूर किए जाएँ। उसके लिए चाहे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, उनको जिस नौयत की इमदाद देनी पड़े, लेकिन अवाम जो है वो इस कदर कॉशियस और विजिलेंट है कि वो कहते हैं कि हम इस करप्ट हुकूमत को नहीं चाहते कि इसके हाथों में कोई वसाइल आए, क्योंकि ये फिर उसी तरीके से उसे ज़ाया कर देंगे जिस तरीके से माजी में इनके पास आने वाला जो पब्लिक एक्सचेकर है वो ज़ाया हुआ है। तो अब जिस तरीके से पै दर पै वहाँ पे इस्तीफों का सिलसिला जारी है और आज खुद जो हसन तैयाब हैं, वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने मिशेल ओन को खुद जो उनके सदर हैं उनको इंडिया जाहिर किया है कि वो इक़्तिदार छोड़ना चाहते हैं, इक़्तिदार से अलग होना चाहते हैं। तो अगर वो इक़्तिदार से अलग हो गए तो जहाँ पे 7-8 वज़ीर उनके पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, तकरीबन 15 के करीब इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस और उनके वज़रा जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में यकीनन ये निज़ाम जो है वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि अवाम का मुतालबा ये भी है कि फौरी तौर पर इजलास बुलवाया जाए और इजलास बुलवा के हुकूमत डिसॉल्व की जाए और अगले इंतखाबात जो हैं, जो अब कबल वक्त इंतखाबात हैं, उसका ऐलान किया जाए। लेकिन अभी तक क्योंकि जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो इस चीज़ की मुतहम्मल नहीं हो सकती कि फौरी तौर पे जो इंतखाबात का डोर डाला जा सके, और इस चीज़ का भी कोई इंदिया दिखाई नहीं देता कि इस इंतखाब के नतीजे में आया यही लोग बरसरे नजर आएंगे या कोई मुतबादल क़यादत जो है वो सामने आने का भी इम्कान है। जी मंसूर जाफ़र साहब, आप हमारे साथ शरीक रहे, थैंक यू वेरी मच। बहुत तफसील से आपने इन तमाम जो वाक़यात हैं और जिस तरह से ख़ित्ते की सूरत हाल है उसके ऊपर आपने गुफ्तगू की। थैंक यू वेरी मच सर आपके वक्त का। बिल्कुल मीर साहब, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। क्या देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में? अभी जैसे धमाके के बाद भी सूरत हाल है, फिर मुजाहरे शुरू हो चुके हैं लबनान में, और जैसे इन्होंने मंसूर जाफ़र साहब ने कहा कि मुमकिन नहीं हो पाएगा कि इन हालात में एक इलेक्शंस किए जा सकें, लेकिन आवाम सड़कों पे मौजूद है और उनका मुतालबा है हुकूमत की उसको बरतरफ करना चाह रहे हैं। ये जो मुतालबा कि आप इलेक्शंस को मुलतवी ना करें, जायज़ मुतालबा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, धमाके का होना, फिर उसके असरात और फिर उसकी यानी कि आवाम की हिफाजत करना, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये यकीनन एक प्रायोरिटी होगी कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा धमाका दोबारा ना हो जाए। लेकिन इलेक्शंस के करीब होना फिर वो शक भी पैदा करता है कि इसको डिले करने के लिए तो नहीं कहीं ना कहीं कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ सामने हो, या लोगों ने अगर शरारत की है, या दुश्मन ने अपना वार किया है, या ये मिस्टेक हुई है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आवाम का मुतालबा नाजायज़ नहीं है, उनसे उनकी जो हक नहीं छीना जा सकता। और ख़ास तौर पे जब मुआशी सूरत हाल वहाँ पे जिस तरह से है और लोग सड़कों पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मीर इकराम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ये था आज का सिग्नेचर टॉक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह निगहबान।